सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि सर आप प्रीवियस पेपर कराइएगा सॉल्व, क्योंकि सीटेट के जो पेपर हैं वो बहुत निकट हैं और 29 दिसंबर से ये ऑनलाइन मोड में होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोगों के सामने अब लगातार प्रीवियस पेपर की कुछ श्रृंखला मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। आज के इस पेपर में सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत जो 2019 में दिसंबर 9 2019 को जो पेपर हुआ था, उसका बाल विकास एवं मनोविज्ञान का पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं सॉल्व करके। तो देखिएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है वहां पर और कितना पॉजिटिव होने की हमें आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि सीडीपी के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग की पूरी वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने ये क्वेश्चन को भी डाला हुआ था, क्योंकि ये पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपने अगर लॉरेंस कोहलबर्ग को नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे अदला बदली का काम कर रहे हैं कि जैसे आज मैंने अगर किसी बच्चे की हेल्प करी है तो वो दूसरा बच्चा मेरे को अगले दिन बोलता है क्योंकि मैंने आपकी हेल्प करी थी तो इसलिए आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो इसी प्रकार का ये चीज़ है। तो ये किस अभिविन्यास के प्रारूप को या किस अवस्था को दर्शाता है? तो आदान प्रदान की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और जो आदान प्रदान की जो अवस्था होती है दोस्तों, वो हमेशा नैतिक अवस्था या फिर इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है आदान प्रदान और परंपरागत अवस्था, जो कि दूसरी अवस्था होती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग को मैंने आपके सामने बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जन सामान्य की अवधारणाएं होती हैं वो जेंडर रूढ़िवादिताओं के अंतर्गत आती हैं। याद रखेंगे, जेंडर रूढ़िवादिताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाठ्यचर्याओं में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियां को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, यानी कि पिता घर के काम कर रहे हैं और माता साहसिक गतिविधियों को करती हैं, यानी कि जैसे बाजार जाना, बाजार का काम करना या जॉब करना, ये कह सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि माताएं घर का काम करती हैं या फिर महिलाएं घर का काम करती हैं और पिता बाहर के काम देखते हैं, ठीक है। तो ये किस कदम के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिता अब घर का काम कर रहा है और माता बाहर के काम कर रही है। तो इससे क्या होगा, मतलब यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, याद रखिएगा। तो जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा रहे हैं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होना है दोस्तों ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने वाली बात क्या है कि अगर पुरुष घर का काम भी करते हैं और महिलाएं बाहर का काम भी करती हैं तो ये जो कदम होगा या गतिविधि होगी, ये कहीं ना कहीं जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने में सहायक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे कहते हैं, ठीक है। तो बाइगोत्स्की एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे कहते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझा दूं कि जब कोई बच्चा
अधिगम करते हुए किसी दूसरे की हेल्प लेता है या कोई दूसरा किसी बच्चे की अधिगम के समय हेल्प करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा, या अंतः व्यक्तिनिष्ठ था। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब बड़े व्यक्ति की आवश्यकता होती है छोटे व्यक्ति को अधिगम करने के लिए, तो इसे स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है, जिसको कि हिंदी में अगर कहेंगे तो ढांचा या पाड़ कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 पाड़ या ढांचा कहा जाता है। ठीक है, जब वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब एक अध्यापक टीचर का क्या करता है, एक अध्यापक बच्चे का अधिगम में सहयोग करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढांचा या पाड़ कहा जाता है। इसमें 3 थ्योरी दी थी उसने, एक सूत्र दिया था आई डू वी डू, आई डू यू डू और वी डू की, आई डू वी डू और यू डू। ठीक है, तो ये इसका फोल्डिंग के अंतर्गत एक सूत्र था, तो याद रखेंगे वाइगोत्स्की ने ये किया था, और भारत में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरीके से अधिगम कराया जाता है दोस्तों बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होते हैं? परिकल्पित यानी कि कल्पना से युक्त, यानी कि अमूर्त एक चिंतन की ओर जब जा रहा है तो सीधी सी बात है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अवधि का जो विकास होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है दोस्तों, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो कि 11 वर्ष के बाद शुरू होती है बच्चे के अंतर्गत। ठीक है, तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अवधि का विकास होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना किसके अनुसार बच्चे के चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की या अल्बर्ट बंडूरा। तो याद रखेंगे दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है दोस्तों, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, या केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालने के लिए 6 से 8 तक के शिक्षक को हमेशा अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, जिसमें तर्क आधारित समाधान निकले दोस्तों। तो ये चीज जीन पियाजे के अनुसार होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें सीधा सीधा है कि उसकी जो विशेषता होगी वो होगी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो पैटर्न को खोजने की और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता होगी उस व्यक्ति के अंतर्गत, और उसी को तार्किक गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति कहा है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो पैटर्न को सॉल्व करना या फिर श्रृंखला को सॉल्व करना, श्रृंखला यानी कि जो सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करते हैं तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वही तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वे आदतें जो कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों सामाजिकरण। क्या कहा जाता है? सामाजिकरण कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो
मानव विकास का जो संबंध होता है दोस्तों, मानव विकास का संबंध एक तो आनुवंशिकता के साथ होता है और दूसरा पर्यावरण के साथ होता है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो अंतःक्रिया के द्वारा मानव का विकास हो पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। यही मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका स्पष्ट होती है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बिल्कुल यही किया जाता है दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि विद्यार्थी ज्ञान की संरचना खुद ही करते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा में भी यही होता है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बाकी यहाँ पर और ऑप्शन वैसे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो सतत एवं व्यापक, जिसको समग्र या व्यापक मूल्यांकन भी कहा जाता है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन में वो सभी चीजें हैं जो कक्ष में और कक्षा के बाहर होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, अधिगम होता है, उसका जो आकलन किया जाता है उसे ही सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि सतत और व्यापक समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो दोनों प्रकार के आकलन होते हैं, संरचनात्मक आकलन भी होता है और संकल्पनात्मक आकलन भी होता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, किसी बच्चे की बेइज्जती की जा रही है कि उसका जो वर्ग से जो लोग आते हैं वो कम शैक्षिक स्तर के होते हैं। तो इस रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए एक अध्यापक के नाते आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। प्रतियोगिता भी नहीं करनी हो सकता, अगर प्रतियोगिता में सड़ गया तो उस कंडीशन में फिर वो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी बच्चे के अंदर। थर्ड है, विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य, तो ये तो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो गया। और फोर्थ है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक वर्ग के कोई ना कोई रोल मॉडल होते हैं, रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ताकि इस तरीके की तर्कों का खंडन किया जा सके। ठीक है, और उस वर्ग के बच्चों के प्रति के अंदर अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न की जा सके दोस्तों। तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए एक अध्यापक होने के नाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या अंतर करना चाहिए? तो समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या अंतर करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए, सॉरी, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल यही बात। ठीक है, कि जो समावेशी कक्षा में अगर बच्चा पढ़ा, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो टीचर को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। अगर यह कर लिया शिक्षक ने तो समावेशी कक्षा बहुत अच्छी तरीके से चलेगी और अधिगम का स्तर वहां पर बहुत ऊंचा रहने की संभावना बन जाती है दोस्तों। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाइयाँ। तो सारी कठिनाइयाँ हैं उसके सामने। शब्दावली की कठिनाई है उसके सामने, अक्षर पहचानने की कठिनाई है, पुराने पाठ को पढ़ रखा है जो उसको याद करने की कठिनाई है। ठीक है, और पढ़ने के प्रति चिंता भी है। तो ये किसके सूचक हैं? अगर इस सारी चीज़ें हैं, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के और मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो देखिए दोस्तों, ये सीधा सीधा उसको सारी चीज़ों में कठिनाइयाँ हो रही हैं। अक्षरों को पहचानने में भी कठिनाई हो रही है, पाठ याद करने में भी कठिनाई हो रही है और शब्दावली कौशल भी उसका निम्न स्तरीय है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अधिगम अशक्तता, ठीक है, लर्निंग
डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति होगा वो दोस्तों, ठीक है ना। तो अधिगम अशक्तता वाला विद्यार्थी के रूप में उसे परिलक्षित किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज क्लियर आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, ठीक है। तो एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आकलन के लिए पेंसिल पेपर टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, बिल्कुल नहीं। दूसरा है अभ्यर्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। तीसरा है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो ये एग्जैक्ट है दोस्तों, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव भी है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, यही एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है कि उनकी कमजोरियां भी पता लगे और उनकी किस क्षेत्र में वो ज़्यादा अच्छे हैं उनका विश्लेषण करके, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षिका अपने कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं उनको प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर है अपसारी चिंतन पर बल देकर, दूसरा है अभिसारी चिंतन पर बल देकर, तीसरा अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व दे करके। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी चीज़ है, कोई भी बच्चा है, अगर उसको आपने प्रोत्साहित करना है तो उसके मूल विचारों को भी क्या देना होगा, महत्व देना होगा, साथ ही साथ उसे प्रोत्साहित करना होगा। तो यहीं पर आपका आंसर मिल गया कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व दे करके, क्योंकि अगर वो सृजनात्मक व्यक्ति है तो उसके मूल विचारों को महत्व देना बहुत जरूरी हो जाता है एक अध्यापक को, ठीक है। तभी जाकर के उसकी सृजनात्मकता को क्या किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। यहाँ पर ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। परीक्षण बढ़ाने से सार्थक अधिगम नहीं होगा दोस्तों। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। पुरस्कारों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर बच्चा क्या हो सकता है, ज़्यादा भौतिकवादी हो सकता है, इसलिए ये भी आंसर भी गलत हो जाता है। थर्ड है निर्देशों के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तो व्याख्यान विधि तो अब चलती नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित अगर शिक्षण करना है तो वहाँ पर व्याख्यान विधि नहीं चलती है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर आपका यानी कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो ये इसका सबसे पॉजिटिव आंसर है, और यहाँ पर यही हो जाएगा कि सार्थक अधिगम का पक्ष कौन सा ऑप्शन लेता है। तो विषय वस्तु तथा बच्चों में संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण यहाँ पर है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव ऑप्शन हो गया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु के परंपरागत कार्य पर ध्यान देने के साथ साथ सैद्धांतिक कार्य पर भी ध्यान देना होता है। तो इसलिए ये केवल की बात कर रहा है, तो इसलिए ये आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शन को भी छांट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। समस्या समाधान रणनीति का एक सबसे बेस्ट उदाहरण भी है ये प्रतिक्रिया निर्धारण। इसको कहा जाता है कि समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, यानी कि जो समस्या समाधान है उसके जो आयाम होते होंगे उसमें ही सीमित रह करके समस्या का समाधान करना दोस्तों। तो इसे कहा जाता है प्रतिक्रिया निर्धारण। तो और यही सबसे अच्छी रणनीति मानी जाती है समस्या समाधान की दोस्तों। तो ये आंसर हो गया। और
लास्ट है कि साधन साध्य विश्लेषण की समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करके समस्याएं बढ़ेगी, जटिल होगी, इसलिए यह आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रतिक्रिया निर्धारण आप याद रखेंगे, समस्या समाधान रणनीति का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, कह रहा है दोस्तों ये। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल है दोस्तों। दूसरा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षक, प्रयोग और पर्यवेक्षक भी बच्चों के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली हो जाती है। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी बिल्कुल होती है दोस्तों। फोर्थ है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, तो दिए गए ज्ञान को बार बार ध्यान केंद्रित करने के लिए हम कह रहे हैं, तो ये एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली नहीं होगी दोस्तों। तो इसलिए आपका ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपने नहीं का चयन करना है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं कक्षा में, तो उन पर किस प्रकार से बर्ताव किया जा सकता है टीचर के द्वारा। यहाँ पर है ऑप्शन, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, ये तो बिल्कुल गलत है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, ये भी नेगेटिव है, गलत है। उसने उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, तो बिल्कुल ये एक पॉजिटिव आंसर है। तो इस प्रकार से जो पढ़ने वाले जो बच्चे नहीं होते हैं उनके साथ बर्ताव किया जा सकता है कि उनकी अरुचि को जानने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है इसका, मतलब ये एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है, तो यहाँ पर है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या यंत्रवत याद करना। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लोगों ने बीएड किया होगा या कोई भी कोर्स किया होगा, तो जब आप लेसन प्लान बनाते होंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, बच्चे का पूर्व ज्ञान। तो यानी कि हम ज्ञान देने जा रहे हैं बच्चों को और उससे पूर्व हम उसका क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को टटोलते हैं। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। दूसरा है, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव है तो उसको सीधा सीधा हटाना है दोस्तों। तो पहला आंसर ही बच जाता है हमारे पास कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, यही काम एक शिक्षक को करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। तो संज्ञान एवं संवेग, ठीक है दोस्तों, संज्ञान का विकास होता है जबकि संवेग मनुष्य के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है, ये कह रहा है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा है एक दिशीय, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तीसरा है एक दिशीय, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। और चौथा है द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो बिल्कुल द्विदिशीय होती हैं, दो अलग अलग दिशाएं हैं संज्ञान और संवेग की, और दोनों के बीच क्या होती है, गतिशील पारस्परिक क्रिया होती रहती है। तो ये द्विदिशीय होता है दोस्तों। संज्ञान और संवेग किस प्रकार का होता है, दो दिशा वाला। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित कौन से कारक करते हैं, विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है अधिगम को, समाज भी प्रभावित करता है, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ भी प्रभावित करती है, और अभिरुचि भी करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। ठीक है, यहाँ पर है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध।
तो देखिए दोस्तों, सामाजिक पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, सामाजिक पारस्परिक जो क्रियाएं अगर सीख जाता है तो ज्ञान की सार्थक संरचना, हम ये मानते हैं कि ज्ञान उसको सार्थक रूप में मिल गया है अगर वो सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं में साझेदारी कर रहा है। तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा के से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सिंपल सी है कि अगर बच्चा, क्वेश्चन को इस तरीके से समझ लीजिए कि बच्चा पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार गतिविधियों को करने का निर्णय लेता है, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार का विकास होता है। तो पुरस्कार पाना हमेशा भौतिकवादी अभिरुचि को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमें कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तो भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो रहा है बच्चे के अंतर्गत, इसीलिए वो क्या कर रहा है, पुरस्कार पाने की लालसा अपने अंदर बार बार जगा रहा है और उसके आधार पर ही कार्य कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बाल्यावस्था की अवधारणा का जो एक अभिप्राय है दोस्तों कि यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में, ठीक है, अब अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों में समान रूप से होता है दोस्तों। ठीक है, एक जैसा होता है, तो सार्वभौम रूप से समान है, जो विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, ये एक अवधारणा है बाल्यावस्था की, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था दोस्तों आपका लगभग कब से शुरू हो जाती है, लगभग 7-8 साल से शुरू हो जाती है और 11-12 साल तक चलती है। ठीक है, तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं दोस्तों, यही बिल्कुल इसका यही आंसर है दोस्तों। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से, जो मूर्त उनको दिख रहा होता है, अमूर्त में नहीं जाता है मध्य बाल्यावस्था में बच्चा, लेकिन तार्किक ज्ञान की जिस चीज़ को देख रहा है उसी पर उसके तर्क विकसित होते हैं, और मूर्त रूप से जिसको देख रहा है उसमें सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था में दोस्तों। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की उम्र के बीच में लगभग। ठीक है, तो जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अगर आपने पढ़ी होगी जीन पियाजे की, तो वहाँ से निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो परिवार और पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की हमेशा प्राथमिक एजेंसी होती है दोस्तों, याद रखेंगे। परिवार और पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की क्या होती है, प्राथमिक एजेंसियां, जबकि विद्यालय हो गया, ठीक है, और समाज हो गया, ये द्वितीयक एजेंसीज होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये 30 क्वेश्चन लगभग हमने 28 मिनट में किए हैं यहाँ पर समझाने पर, तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं और क्वेश्चन काफ़ी इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को पॉजिटिव होने की कोशिश करनी है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरीके के प्रीवियस पेपर मैं आप लोगों के सामने अब लगातार इस हफ्ते लेते हुए आऊँगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय